बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, लेक्चरार केमिस्ट्री की सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो बहुत सारे लोग अब लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी के हवाले से पूछ रहे हैं कि इस पेपर को तैयार किस तरीके से करना है। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम इंशाल्लाह लेक्चरार केमिस्ट्री के सिलसिले में देखेंगे कि कितनी सीट्स आई हैं और इसमें अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस वाले, एमफिल वाले, एमएससी वाले किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एमफिल के कोई मार्क्स हैं या नहीं हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 8वें सेमेस्टर के अंदर हैं या जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स कम हैं तो क्या आपको टेस्ट देना चाहिए लेक्चरशिप का या टेस्ट नहीं देना चाहिए, या एकेडमिक मार्क्स जो हैं आपके ये कितना रोल प्ले करते हैं आपकी फाइनल सिलेक्शन में, और इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या होता है। और ऑब्वियसली लेक्चरार केमिस्ट्री के पेपर को तैयार करने के लिए आपको मार्केट से कौन कौन सी किताबें लेकर पढ़नी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको कितने सिलेबस को टच करना चाहिए ताकि आपका जो लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर है वो क्वालिफाई हो सके। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि लेक्चर केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आता कहाँ से है। ये एक बड़ा सवाल होता है कि कोई ऐसा सोर्स बता दें जहाँ से हमें ये पता चल जाए कि एग्जामिनर जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस को उठाता है। और इसके साथ साथ हम जितने दिन हमारे पास बाकी हैं उसमें प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी जो आपने लेके चलनी है, जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है, वो कौन सी है, वो भी इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो के आगाज से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमी के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इस तरीके के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको इस चैनल के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीट्स का। तो पीपीएससी ने जो अभी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की है संडे वाले दिन लेक्चर फिजिक्स की और लेक्चर केमिस्ट्री की, उसमें जो फीमेल्स हैं केमिस्ट्री के अंदर उनकी तकरीबन 115 सीटें हैं ओपन मेरिट के ऊपर, और 6 सीटें ये कोटे वाली हैं और 6 सीटें यहाँ पे कोटे वाली हैं। और तो कुल मिला के ये तकरीबन जो है वो 127 सीटें बन जाती हैं। 127 सीट्स हैं ये फीमेल्स के लिए। और अगर हम मेल्स की बात करें तो इनमें 29 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर हैं। ये भी कोटा है माइनॉरिटी का और ये कोटा है स्पेशल पर्सनस का। तो कुल मिला के ये तकरीबन 33 सीट्स बन जाती हैं, 33 सीटें बन जाती हैं। तो 33 के करीब सीटें जो हैं वो मेल के लिए हैं, और जो 127 सीट्स हैं ये हैं फीमेल्स के लिए, और ये एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर सीटें हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर पहले सीटें नहीं आती, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि वो अच्छे तरीके से तैयारी करें और पेपर के अंदर अच्छे तरीके से अपेयर हों। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 2020 था, 2020 में जो सीटें आई थी और उसमें जो फीमेल एप्लीकेंट्स जिन्होंने टोटल अप्लाई किया था उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 20,057 के लगभग थी। इसी तरीके से 20,057 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 463 ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, यानी 20,057 में से जस्ट 463, इतनी कम रेशो आके आपकी बच जाती है। 20,057 उम्मीदवारान थे लेक्चरर बनने के, लेकिन उनमें से सिर्फ 463 लोगों को कॉल आई, और ऑब्वियसली जो फाइनल सिलेक्शन है वो 100 लोगों की हुई थी। इसी तरीके से जो 2020 में जो मेल्स की सीटें थी, तो मेल्स के जो एप्लीकेंट्स थे उनकी जो तादाद थी वो तकरीबन 8,693 के करीब थी, और जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया वो तकरीबन 320 कैंडिडेट्स थे। और 8,693 में से सिर्फ 320 इंटरव्यू तक जा सके थे, और उसमें से 90 लोगों की फाइनल सिलेक्शन हुई थी। अब की बात करें तो ये भर्ती आई थी आपकी 2020 में। तो 2020 के बाद जो 2021 वाला बैच है वो भी खाली गुजर चुका है, जो 2022 वाला बैच है वो भी तकरीबन फ्री हो चुका है। तो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर फ्रेश कैंडिडेट्स भी अब मुकाबले में शामिल हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो तो हैं ही हैं। तो कुल मिला के ये अच्छा खासा एक कंपटीशन बन जाता है आपका। अगर आपने लेक्चर केमिस्ट्री के पेपर को देना है तो उस हवाले से आपको निहायत ही संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास एमएससी है
और या आपके पास BS ऑनर्स है या आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप लेक्चरर केमिस्ट्री के पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल के मार्क्स का बड़ा पूछा जाता है। एमफिल के मार्क्स का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर। अगर आपके पास एमफिल है तो ठीक है, अगर एमफिल नहीं भी है तो आप लेक्चरर केमिस्ट्री बन सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए भी हैं। ये जो अभी आपका रिसेंटली जून के अंदर रिजल्ट आया उसके अंदर भी आप लोग देखें तो। और एमफिल के कोई मार्क्स नहीं मिलते इंटरव्यू के अंदर, एक्सपीरियंस के किसी किस्म के कोई मार्क्स नहीं मिलते। कुछ लोगों ने सीटीआई वगैरह किया होता है तो सीटीआई के एक्सपीरियंस के मार्क्स अब खत्म हो चुके हैं। कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने, किसी किस्म का एक्सपीरियंस के नंबर नहीं मिलने। जस्ट आपके जो नंबर मिलने हैं वो आपके मैट्रिक एफएससी और उसके बाद अगर आपने बीएससी और एमएससी की है, या फिर मैट्रिक एफएससी के बाद अगर आपने बीएस ऑनर्स किया है, तो यहाँ से ही आपका जो एकेडमिक क्राइटेरिया है वो बनना है। एज की बात करें तो 21 से लेके 38 तक ये एज लिमिट है फीमेल्स के लिए, और 21 से लेके 35 तक ये एज लिमिट रखी गई है मेल्स के लिए। और ये ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसी वजह से एज रिलैक्सेशन की जो अपर लिमिट है उसको बढ़ाया गया था। अब एक सवाल जो बार बार चैनल पर पूछा जाता है वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका भी 8वां सेमेस्टर चल रहा होता है और वो पूछते हैं क्या हम लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं जिनका अभी रिजल्ट होता है। तो देखें, अगर आपने पीपीएससी के रूल्स को देखा है तो आपको पता है कि पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 22 अगस्त है। ठीक है, तो अगर जितने भी लोग जो रिजल्ट अवेटिंग है, रिजल्ट का जिन्होंने अभी तक इंतजार कर रहे हैं, अगर 22 अगस्त से पहले पहले आपका ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है, ऑन आर बिफोर होता है, यानी अगर 22 अगस्त को भी अगर आप अपना ट्रांसक्रिप्ट बनवा लेते हैं जिसके ऊपर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपकी यूनिवर्सिटी के सिग्नेचर मौजूद हो, तो आप लोग लेक्चरशिप के इस केमिस्ट्री की एडवर्टाइजमेंट पर अप्लाई करने के लिए अहल हैं, हकदार हैं। लेकिन अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट 22 अगस्त से बाद आएगा तो बेशक आप टेस्ट तो जरूर दे देंगे, टेस्ट में आपको बैठने दिया जाएगा, आप टेस्ट दे भी लेंगे। अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई भी हो जाएगा तब भी आपको इंटरव्यू के टाइम के ऊपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें। यानी अगर आप इतनी सारी एक्सरसाइज करते भी हैं तो आपको बाद में जाकर टेस्ट में ही ना बैठने दिया जाए तो आई थिंक कोई फायदा नहीं रह जाता। इसलिए जो 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं बना या जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो अभी इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई न करें, अपना चांस वेस्ट करवा बैठेंगे। अब चलते हैं हमने तैयारी कैसे करनी है। तो देखें, लेक्चरशिप की तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका पहलू है या सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका आप कह लें कि सबसे ज्यादा जो वाइटल रोल जिसने प्ले करना है वो है आपकी एफएससी। जितनी अच्छी आपको एफएससी आती होगी, जितने स्ट्रांग आपके एफएससी के कंसेप्ट्स होंगे, जितने आपने एफएससी को पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, उतने आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएं। 3 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है। 2017 का पेपर है, 15 का पेपर है, 20 का पेपर जो लीक हो गया था और उसके बाद जो रिसेंट पेपर हुआ था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 से लेके 60 मार्क्स जो हैं वो आपके एफएससी से आते हैं। और ये डायरेक्टली भी आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। मतलब डायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट ही कोई ना कोई वो एफएससी से मिल जाए, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके रूट पर जाएं, उसकी जड़ को पकड़ें, तो उसकी जड़ आपको जाके एफएससी के किसी टॉपिक में मिलती है। तो 40 से 60 नंबर एफएससी का होता है। और अगर आप एफएससी अच्छे तरीके से कर गए तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आप जो टेस्ट है वो एटलीस्ट क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। अब एफएससी की तैयारी कैसे करनी होती है, इसमें सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आप फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक को अच्छे तरीके से रीड आउट करें, सेकेंड ईयर की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसकी थ्योरी को पढ़ें। थ्योरी के बाद उसके जो आपके पास एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे तरीके से करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम जो लेक्चरशिप का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उसमें उसने हमसे थ्योरी नहीं पूछनी, उसने हमसे वहां से जो तफसीली जवाबात नहीं पूछने, उसने पूछना है एमसीक्यू। तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या करें, एफएससी लेवल की कोई भी जो की बुक है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। घर के अंदर आप पढ़ी होती है अक्सर, कुछ लोगों ने इल्मी पढ़ी होती है, कुछ लोगों के पास स्कॉलर सीरीज की बुक होती है, इसी तरीके से कुछ लोगों के पास किप्स की बुक होती है। आपके पास इनमें से कोई भी बुक है या इसके अलावा कोई भी बुक पड़ी हुई है घर के अंदर, तो जस्ट उसी में से हर चैप्टर के एफएससी के एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करें। मसलन आज आपने पहला चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री का और उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए, तो फौरी तौर पे आप प्रैक्टिस बुक उठाएं जो आपके पास घर में पड़ी हुई है। नई लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास बिल्कुल भी किताब नहीं है तो आप मार्केट से ओल्ड बुक सेंटर पे जाके इन तीनों किताबों में से या कोई और अच्छी किताब है आपको लगती है कि बुक थी, तो वो लेके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें बड़े अच्छे तरीके से। जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाए एफएससी वाला, तो उसके बाद आ जाता है आपका बीएससी का सिलेबस जो कि यूनिवर्सिटीज और
कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। 15 से लेके 30 मार्क्स जो हैं वो आपके आते हैं इससे, बीएससी से 15 से लेके 30 मार्क्स, ये फ्लक्चुएट करता है। कभी इसकी तादाद 30 तक चली जाती है, कभी इसकी तादाद 10-15 तक रहती है, लेकिन आप जहन के अंदर 15 से 20 मार्क्स रखें। और इसके लिए आपने क्या करना है, वही बीएससी के सिलेबस को आपने पढ़ना है, और बीएससी के सिलेबस के साथ साथ उनके एमसीक्यूज की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए भी मार्केट के अंदर काफी बुक्स अवेलेबल हैं, या आपके पास ऑलरेडी इसकी जो है वो मौजूद होंगी, या हम अगली स्लाइड के अंदर किताबों की टिपिकली बात भी करेंगे। एमएससी जो होता है, इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं एमएससी के, जैसे आप ये समझ लें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है, या फिजिकल केमिस्ट्री है, या इसके साथ साथ जो है वो इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक होगी। यहाँ से जो मेजर पोर्शन होता है ना एमएससी का, जो मेजर सब्जेक्ट्स कहते हैं, वो सिर्फ 10 से 20 मार्क्स आपके इंक्लूड करता है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10 मार्क्स ही देखे गए हैं, या 15 मार्क्स देखे गए हैं, इससे ज्यादा आपका एमएससी से कुछ आना नहीं है। तो ज्यादा फोकस जो है वो आपने कहाँ पे रखना है, एफएससी के ऊपर रखना है और बीएससी के ऊपर रखना है। और एमएससी को आपने सरसरी तौर पर जो उनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो आपने वो कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, क्योंकि जाहिर है वहां पर आपका जो है वो एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा। तो ये जो आपका टेस्ट होता है पीपीएससी का, लेक्चरशिप का, उसके जो मार्क्स की डिवीजन होती है, ये 100% करेक्ट नहीं है। मतलब ये पिछले 4-5 पेपर्स को देख के बनाई गई है, और जितने भी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके से आपका जो है वो पेपर डिवाइड होता है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी ऐसे होता है, तो प्लस जो केमिस्ट्री आपका वो भी इस तरीके से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एफएससी है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी बीएससी है, और जो एमएससी है इसके ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो ये आपको इंटरव्यू में बहुत बड़ा धचका दे सकती है। बहरहाल आपने इसकी तैयारी करनी होती है। अब आ जाते हैं रिकमेंडेड बुक्स के ऊपर। सबसे पहले तो वही, जैसे मैंने कहा कि आपने एफएससी की बुक देखनी है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप मोहम्मद यूनुस साहब की ले ले। ये बहुत रिकमेंडेड बुक है पीपीएससी के हवाले से, पीपीएससी के टेस्ट के हवाले से। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चौधरी सनाउल्लाह साहब हैं, इनकी किताब आप ले लें, आपके पास पहले भी होगी केमिस्ट्री वालों के पास। इसके साथ साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप जेडी क्रिश्चियन की बुक देख लें, और इसके साथ साथ जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी थी उसी बुक को फॉलो कर लें, बायोकेमिस्ट्री भी वैसे ही फॉलो कर लें, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं और इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो भी आप वैसे स्टडी कर लें। तो एक आपने तो एफएससी पढ़नी है, एफएससी के अलावा मोहम्मद यूनुस और चौधरी सनाउल्लाह की बुक है, जेडी क्रिश्चियन की बुक है, या इसके अलावा कोई भी आप फॉरेन ऑथर्स की बुक अगर आप लेते हैं केमिस्ट्री की, जो कि आपका बीएससी लेवल के कोर्स को कवर करती है। आपने देखा होगा कि अक्सर वो आपकी जो आउटलाइन थी यूनिवर्सिटीज की, उनमें भी रिकमेंडेड बुक्स नीचे पड़ी होती हैं, जिनमें फॉरेन ऑथर्स भी शामिल होते हैं। उनकी कोई एक बुक ले लें जो इन सारी चीजों को कवर कर ले, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मोहम्मद यूनुस, चौधरी सनाउल्लाह और जेडी क्रिश्चियन की बुक काफी इसको इंपॉर्टेंस हासिल है। फिजिकल केमिस्ट्री आपके टेस्ट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको आप किसी सूरत भी स्किप नहीं कर सकते फिजिकल केमिस्ट्री को। तो हर सूरत आपने फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। चौधरी सनाउल्लाह साहब की बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, आपको कोई और बुक अच्छी लगती है तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। लेकिन बात आपने ये याद रखनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपके टेस्ट का और आपके इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। इसको आप किसी सूरत भी स्किप नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी जरूर देख के जाइएगा, बायोकेमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसके बाद एमसीक्यूज की एक बुक है, इंडियन बुक एररलेस फिजिक्स, ये पीडीएफ में भी मिल जाती है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो केमिस्ट्री के लोग हैं यकीनी तौर पर उनके पास होगी, इसका पीडीएफ मिल जाता है। तो ये देखें कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं साथ साथ, तो ये देख लें। या इसके साथ साथ आप उनका जो नीट है या जी है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है इंडिया का, उनसे रिलेटेड कोई भी बुक अगर आपको मिल जाती है पीडीएफ की फॉर्म में केमिस्ट्री की, तो उससे आप इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर आपको इनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, और उनके साथ साथ आंसर्स भी मिलेंगे। इसी तरीके से अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट से स्टडी करना भी बड़ा जरूरी होता है। तो इस सिस्टम में बायजूस एक वेबसाइट है, आप इसको जरूर विजिट करें, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री के हवाले से काफी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, जिससे बहुत सारी हेल्प आपको मिलनी है। इसके साथ साथ टॉपर एक वेबसाइट है इंडिया की, इसको आप लोग जरूर गो थ्रू करें। एमसीक्यूज इसमें से जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं वो आप प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ साथ और भी डाउट नेट एक वेबसाइट है, ठीक है, डाउट नेट, ये देखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है और भी काफी वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये ज्यादा जो हैं वो मशहूर हैं, और यहाँ पर जो है क्वेश्चंस का डाटा भी काफी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। तो इन वेबसाइट्स के साथ इन टच रहें, प्लस कोई अपने पास एक अच्छी इंडियन बुक रखें जिससे आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सके। दो चीजें आपने एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के हवाले से करनी है, तीसरी चीज आपने एफएससी की करनी है, और एफएससी के साथ साथ आपने उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए कोई लोकल ऑथर की बुक लेनी है। तीन चीजें। चौथी चीज आपने मोहम्मद यूनुस, चौधरी
सनाउल्लाह और जीडी क्रिश्चियन की जो बुक है, ये जितनी हो सकती है उतनी पढ़ें। इंशाल्लाह ये जो आपका टेस्ट है वो आपको इसमें काफी हेल्प आउट करेगी, लेक्चर केमिस्ट्री के जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं वहां पर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल एकेडमिक मार्क्स को लेके काफी बहस चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी यूट्यूब के ऊपर ये बातें चल रही हैं कि एकेडमिक मार्क्स की कोई पॉलिसी चेंज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एकेडमिक मार्क्स 40 के 40 ही आपके फाइनल डीएमसी के अंदर लग के आने हैं, ये 20 नहीं हुए। ये जितने भी लोग जो कह रहे हैं ये बातें हैं अभी तक हवा में हैं। 40 मार्क्स आपके आने हैं, और 40 मार्क्स में अब एकेडमिक मार्क्स के लिए भी नया फार्मूला लग चुका है, ओल्ड फार्मूला जिसके अंदर स्लेब सिस्टम होती थी। इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर एक डिटेल पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं उसको। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले 71% वाले को और 79% वाले को एक जैसे ही नंबर मिलते थे। यानी अगर आपने बीएस की डिग्री 71% से की है और मैंने बीएस की डिग्री 79% से की है, या वाइस वर्सा, तो आपको भी एकेडमिक मार्क्स में उतनी ही वेटेज मिलती थी और मुझे भी उतनी वेटेज मिलती थी। अब पीपीएससी ने ये जो फर्क है, ये जो स्लेब सिस्टम है, इसको खत्म कर दिया है। अब 71% वाले को अपने नंबर मिलेंगे, 79% वाले को अपनी परसेंटेज के हवाले से मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जिसकी परसेंटेज हाई है मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी के अंदर, तो उसके जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली उन लोगों से जिनकी जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं वो कम हैं। और इसमें ऑब्वियसली सेमेस्टर सिस्टम वालों को ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखने में ये आता है कि सेमेस्टर सिस्टम के जो मार्क्स होते हैं वो एनुअल सिस्टम से कदरे ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, फर्क मैं आपको थोड़ा सा बस ये बता देता हूं कि मेरा जो पुराना फार्मूला था उसके मुताबिक मेरे अपने मार्क्स 38 बन रहे थे, और न्यू फार्मूले के मुताबिक ये मेरे तकरीबन 33 बन रहे हैं, तो 5 मार्क्स का कट लग गया है मुझे। इसी तरीके से जिन लोगों के पहले मार्क्स 35 तक बन रहे थे, तो उनके अब 27 से लेकर 28 तक नंबर बन रहे हैं। तो इस चीज को आपने नोट करना है। इसका एक डिलेमिया होता है, मतलब ये समझा जाता है, अज्यूम किया जाता है कि यार मेरी तो सेकंड डिवीजन है, मैं लेक्चर नहीं बन सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीपीएससी में जब रिफॉर्म्स हुई हैं पिछले दिनों, खसूसी तौर पे जब एक ही आप देखेंगे कि हर जितने भी हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं जहां पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वहां पे जो पैनल बैठेगा उस पर जो पीपीएससी का मेंबर होगा वो एक ही होगा। यानी लेट्स सपोज अगर डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक ने आपका इंटरव्यू लाहौर में लिया है, तो वो मुल्तान में मेरा इंटरव्यू भी वही लेंगे, और फैसलाबाद में एक्स का इंटरव्यू भी वही लेंगे, रावलपिंडी में वाई का इंटरव्यू भी वही लेंगे, और इसके साथ साथ लाहौर में जेड का इंटरव्यू भी डॉक्टर अल्लाह बख्श ही कंडक्ट करेंगे। तो इस चीज ने एस्पायरेंट्स को बहुत फायदा दिया है। दूसरी चीज जो मैंने क्रिटिकली एनालाइज की है वो ये है कि लीक स्कैंडल के बाद और इस मामलात के बाद अब इंटरव्यू में मार्जिन जो है वो मार्क्स का कम होने लग गया है। ठीक है, पहले ऐसे होता था कि जो टॉपर, अब मिसाल के तौर पे उसके मार्क्स आ रहे हैं 92 या उसके मार्क्स आ रहे हैं 90, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे एस्पायरेंट आ रहा है उसके नंबर कहीं होते थे 75, और ये देखें आप लोग दरमियान में तकरीबन 15 मार्क्स का गैप आता था। अब ये गैप खत्म होना शुरू हो चुका है। हार्डली टॉपर में और आप में इंटर जो लोग सिलेक्ट होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि उनका जो टॉपर होगा और जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट बैठा होगा उसके 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का फर्क होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे नंबर वाले के इंटरव्यू पर मार्क्स ज्यादा लग गए हों, लेकिन पहले नंबर पर आने वाला जो एस्पायरेंट है उसका टेस्ट अच्छा हुआ हो या उसका एकेडमिक अच्छा हुआ हो। ज्यादातर जो अब पीपीएससी में मेंबर्स हैं वो ज्यादातर जो अब मार्क्स दे रहे हैं, उनकी जो एवरेज अगर हम निकालें, तो अगर आपके 58 से लेके 70 तक नंबर आ जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। ठीक है, 58 से लेके 70 तक। और इन सम केसेस कुछ जो पीपीएससी के रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं उनके केसेस में तो इवन अगर आप जो है वो 52 से लेके 58 तक भी नंबर ले लें तो लोगों की हमने सिलेक्शन होती हुई देखी है। इन द केस ऑफ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट एसएन, जीएडी, लेक्चर केमिस्ट्री, इवन हम देखें मेल्स को देख लें, फीमेल्स को देख लें, लेक्चर फिजिक्स को देख लें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका टेस्ट है। सबसे पहले तो आपने टेस्ट देना है। देखें, अगर टेस्ट में आपका क्लोजिंग मेरिट 42 था लेकिन आप 60 नंबर लेके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आखिरी मेरिट वाले बंदे में और आप में 18 नंबर का फर्क है, जो कि 9 नंबर का फर्क बनता है अगर हम इसको मेरिट में लेके जाएं। तो 9 नंबर एक बहुत बड़ी लीड है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जितनी लीड आप लेके जा सकते हैं सबसे पहले तो वो आप टेस्ट में लीड लेके जाएं। आपने ये नहीं कहना कि मैंने टेस्ट क्वालिफाई करना है, बल्कि आपने ये कहना है कि लास्ट मेरिट वाले कैंडिडेट से मेरे कम से कम 20 नंबर ज्यादा हो, मैंने 10 नंबर की यहां से लीड निकालनी है, ताकि इंटरव्यू में अगर वो 70 नंबर ले और लेट्स सपोज मैं 60 लूं तो वो और मैं बराबर बैठे हूं। ठीक है, तो हालांकि 70 नंबर ऐसे नहीं आ जाएंगे इंटरव्यू में, वो एक अलग गेम है, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बताई जाएगी। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि टेस्ट आपका इतना बेहतरीन हो कि आपको यहीं से ज्यादा मार्क्स मिले। आई होप मैंने तमाम चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा, और लेक्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करने की पूरी कोशिश की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।